तरीके से मैं आपको चीज, हमारा जो क्लास हुआ करेगी वो हुआ करेगी जी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है। और इसमें आप सबके साथ यानी थर्सडे को टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है। सो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन हम खूब पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और टाइमिंग होगी जी 2 बजे की। ठीक है। आप सब कंफर्टेबल है ना 2 बजे? ठीक है। 2 बजे हमारी क्लास की नूर बेटा टाइमिंग होने वाली है। और इसमें आप सबके साथ थर्सडे को हुआ करेगा जी टेस्ट। अच्छा, थर्सडे को जब आपका टेस्ट हुआ करेगा तो फिर आपकी 1 या 2 हफ्ते की परफॉर्मेंस के बाद हम अवेल्युएट करेंगे। और फिर मैं आपके नंबर ऑफ डेज को बढ़ा भी दूंगा। अगर हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक अज्यूम करते हैं, तो फिर मैं आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ा दूंगा। वी कैन डू लाइक फ्राइडे नहीं तो सैटरडे को हम कर सकते हैं। थर्सडे को कोई क्लास स्केड्यूल कर लेंगे। तो हमारा फोकस ये होगा कि हम जल्द से जल्द 3 हफ्तों में, एटलीस्ट 3 हफ्तों में हम ये सब्जेक्ट कवर अप करें। ओके एवरीबॉडी। प्लस दूसरी चीज, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं जो आपको नोट्स, बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी आप किताबें भी देंगे, बिल्कुल जी किताबें भी मैं आपको दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दे आर मोर देन इनफ। ठीक है। वो नोट्स में ही आपके पास, क्योंकि किताबें हम क्यों कंसल्ट करते हैं? ताकि हमारे आर्ग्यूमेंट्स अच्छे हों। इसी चीज के लिए किताबें कंसल्ट की जाती है ना, हम कोटेशंस निकाल सके। क्यों नूर फातिमा, ऐसा ही है बेटा? अच्छा नूर, इसमें आपको जैसा पता ही है कि मेरे नोट्स में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, डायग्राम्स, तमाम चीजें आपको एडेड मिलेंगी। तो इसमें आपको कहीं और डायग्राम्स भी होंगी, जहां पर मैप बनाना है मैप भी ऐड होंगे। जहां पर इंफोग्राफिक्स आप बना सकते हैं वो इंफोग्राफिक्स भी एडेड होंगे। ताकि आप सबको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि यही नोट्स आपके पास एब्सोल्यूट हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि सर नहीं हमें किताबें कंसल्ट करने की जरूरत है, तो मैं आपको कोई नेशनल ऑथर नहीं रेकमेंड करूंगा। मैं आपको इंटरनेशनल बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड, उनका पीडीएफ कर दूंगा, आपको बाय भी ना करना पड़े, आपको ऑनलाइन ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ताकि आप अच्छे तरीके से वहां से उन तमाम चीजों को कंसल्ट कर सकें। ठीक है। अगर आप में कोई केपी के पीएमएस वाला बच्चा है, क्योंकि केपी के पीएमएस जो होता है ना, उसमें ब्रिटिश हिस्ट्री 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो अगर आप में से कोई केपी के पीएमएस वाला बच्चा है तो वो मुझे पहले ही बता सकता है कि सर जी मैं केपी के पीएमएस वाला हूँ, क्योंकि केपी के पीएमएस के जो ब्रिटिश हिस्ट्री के टॉपिक्स है ना वो थोड़े से डिफरेंट है। थोड़े से डिफरेंट है, यानी 10 से 15% डिफरेंट है। तो उस स्टूडेंट को मैं वो केपी के पीएमएस वाले टॉपिक्स भी शेयर कर दूंगा। या जहां पर हमें जरूरत महसूस होगी मैं क्लास कंडक्ट कर लूंगा, ताकि अल्टीमेटली हम उस पर भी अच्छे से अच्छा फोकस कर सकें। कोई और यहां तक अगर आपका सवाल रह गया है, या कोई भी अगर आपको फील होती है चीज, और राइट जवेरिया, ठीक है। आप इस साल अपीयर हो रही हैं और ब्रिटिश हिस्ट्री रखा है, मुझे बताइएगा जवेरिया बेटा। अगर आपने रखा है तो फिर आपको कुछ मैं टॉपिक्स शेयर कर दूंगा, बस। ठीक है। मैं आपको कुछ टॉपिक्स की पहले तो लिस्ट शेयर करूंगा जो केपी के पीएमएस में आते होते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज ही कर दूंगा, ये संडे या मंडे तक होगा। और जो जो नोट्स आपके होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि वो भी कुछ अपडेट भी करने पड़ सकते हैं, तो वो अपडेट करके आपको विद इन द नेक्स्ट वीक सारे के सारे नोट्स जो केपी के पीएमएस से रिलेटेड हैं और तमाम चीजें शेयर हो जाएंगी। प्लस हम एमसीक्यूज पर भी फोकस करेंगे, एमसीक्यूज बड़े जरूरी हैं जी। ठीक है। तो सना बेटा, एमसीक्यूज पर हम इस तरीके से फोकस करने वाले हैं कि आपके पास हर वीक एमसीक्यूज के 2 मॉक्स में रखा करूंगा। आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जहां पर एमसीक्यूज मोर देन इनफ होंगे। यानी वो अगर आप पीडीएफ सारा याद कर लेते हैं या रट्टा मार लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका सारा हो जाएंगे। ठीक है, मेरा पॉइंट समझिएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ वगैरह वो एमसीक्यूज देख लीजिएगा। मैं आपके वीक में एक तो थर्सडे को आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ठीक है। और थर्सडे के अलावा हम कोई डे डिसाइड कर लेंगे, कोई संडे हो गया, क्योंकि एमसीक्यूज को इतना टाइम नहीं लगता। ये सैटरडे हो गया तो इसमें आपके एमसीक्यूज को भी हम इनकलकेट कर लेंगे। सो आई गेस दैट इज ऑल जी, मेरे ख्याल से और कोई चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर डू आइए जी हम अपना ब्रिटिश हिस्ट्री को के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जी द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका नाम अगर आप देखें तो आम तौर पर रेवोल्यूशन, जो आम तौर पे हमारे माइंड में एक कंसेप्शन आती है वो ये आती है कि सर जी रेवोल्यूशन में तो बड़ा खून खराबा होता है, रेवोल्यूशन में तो लड़ाइयाँ झगड़े दंगे और फसादात होते हैं, रेवोल्यूशन में तो आपके पास एक पार्टी दूसरी के अगेंस्ट जाती है। ठीक है। और ब्लड शेड बहुत होता है, खून बहाया जाता है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये द ग्लोरियस रेवोल्यूशन तमाम दुनिया की जो रेवोल्यूशंस आए उनसे फर्क था, क्योंकि इसमें कोई ब्लड शेड नहीं हुआ।
ये एक बहुत ही पीसफुल रेवोल्यूशन था, ठीक है। और इस वजह से, क्योंकि यहां पर कोई ब्लड शेड नहीं हुआ और ये पीसफुल रेवोल्यूशन था, इस वजह से इस रेवोल्यूशन को तारीख में द ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मेरी बातें समझ आ रही है? मैं चाहूंगा कि आप सब अपने पास ना अपना एक नोट्स बनाएं और ऐसे जो पॉइंट्स मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं अपने पास जरा लिखते जाएं, ताकि आप सबको मैं अच्छे तरीके से, जब आप लिखेंगे तो आपको पॉइंट्स ना याद होते जाएंगे। कोई भी जो आपको एक अच्छा पॉइंट लगता है आप लिख सकते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं ताकि मैं एक दफा वो देख लूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले अगर हम नाम को देखें तो हमें ये चीज पता चल गई जी, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में हुआ था। और इसमें जो भी हुआ अभी हमें ये जानना नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि यहां पर ब्लडशेड नहीं था हुआ और एक पीसफुल रेवोल्यूशन था। इस वजह से इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। यहां तक आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? कोई इशू तो नहीं है यहां तक? इफ यू हैव एनी इश्यूज देन यू कैन लेट मी नो। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स इसका कुछ ओवरव्यू अगर हम देखें तो दरअसल इंग्लैंड में, इंग्लैंड की मैं बात अब कर रहा हूं, इंग्लैंड में उस टाइम पर जो किंग थे, किंग का नाम था जी किंग जेम्स टू। आपने याद रखना है नाम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स, मुसलमानों में, मुस्लिम्स में जिस तरीके से दो फिरके होते हैं, बड़े दो बड़े सेक्ट होते हैं जिन्हें शिया और सुन्नी कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से क्रिश्चियंस में भी दो बड़े फिरके होते हैं जिन्हें कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो बेसिक सा पॉइंट है। अब यहां पर जो किंग थे इंग्लैंड में, उनका नाम था जी किंग जेम्स टू, आप लिख सकते हैं। ये कैथोलिक थे, मेहरुनिसा। लेकिन मसला पता है क्या होता है? जो पार्लियामेंट थी ना ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वो थी प्रोटेस्टेंट, ठीक है। अब मसला इनमें इशू क्या था, मैं आपको, अगर आप सब कहते हैं तो मैं कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का इशू भी आपको बता दूं, एक जो मेन डिफरेंस था और क्यों इनमें इतनी लड़ाई थी, ठीक है। सो दरअसल क्या था कि कैथलिक्स ना, कैथलिक्स पहले सिर्फ कैथलिक्स होते थे, लेकिन इन कैथलिक्स ने क्या करना कि इन्होंने अपनी पावर को इतना ज्यादा एक्सपेंड कर लिया कि जो क्रिश्चियंस की मजहबी किताब है, क्रिश्चियंस की मजहबी किताब का आपको नाम पता है ना, द होली बाइबल, ठीक है। स्टूडेंट्स, कैथलिक्स क्या करते थे कि बाइबल जो थे ना, कॉमन आपके और मेरे जैसे लोगों को पढ़ने ही नहीं थे देते। कहते थे ये कोई कॉमन बंदा नहीं पढ़ सकता। फिर एक शख्स आते हैं जिनका ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ याद रखना है, ठीक है। ये लिखने की, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। फिर एक शख्स आते हैं जिनका नाम था मार्टिन लूथर। ये अमेरिका वाले नहीं है, ये पहले मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर भी पहले कैथलिक ही थे। और मार्टिन लूथर ना क्या करते थे कि नूर, इन्हें ना कहा गया कि आपने ना एक, यानी इन्हें बाइबल पढ़ानी है कुछ स्टूडेंट्स को। तो इन्होंने ना बाइबल को पढ़ाने से पहले, जब इन्होंने स्टूडेंट्स को बाइबल पढ़ानी थी ना, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले इन्होंने ना खुद बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और जब इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि जो कैथलिक हमें बता रहे हैं वो तो बाइबल के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, बाइबल तो सही है, तो कैथलिक्स इसका मतलब गलत है। तो इस मार्टिन लूथर ने क्या किया कि कैथलिक्स क्योंकि गलत कर रहे थे, तो कैथलिक्स के खिलाफ शुरू कर दिया जी प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, कोई मुझे बताएगा? एनीबडी? प्रोटेस्ट को क्या कहते हैं जी, एनीवन? सना बेटा? जलसा। पाकिस्तान? धरना, एहतजाज, ऐसा ही है ना नूर? अच्छा मेहरून, ऐसा क्या होता है कि ये कैथलिक्स, ये जो मार्टिन लूथर थे ना, ये कैथलिक्स के खिलाफ ना धरना, इंग्लिश में तो प्रोटेस्ट कहेंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जो जो इस प्रोटेस्ट में मार्टिन लूथर के साथ शामिल होता है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा था तो उसका नाम पड़ जाता है प्रोटेस्टेंट, यानी प्रोटेस्ट करने वाला। मेरी बात आपको समझ आ गई? एवरीबॉडी बताइएगा। तो अब आपके पास दो फिरके हो गए, एक है जी कैथोलिक्स और एक है जी प्रोटेस्टेंट। और इनमें भी ऐसी लड़ाइयां होती थी जैसे शिया सुन्नी में होती थी, खून के प्यासे थे एक दूसरे के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स, किंग, अब हमें खुद इसे जरा सोचना है, कैथलिक है तो क्या वो किंग कैथolicism को प्रमोट करने की कोशिश करेगा? नूर बेटा, बेटा मुझे बताइएगा, क्या वो किंग कैथलिक्स को प्रमोट करने की कोशिश करेगा? यस और नो? मेहरुनिसा, मारफा, नूर, वकार, करेगा। यस बताइए सर, जल्दी। वो किंग करेगा प्रमोट कैथोलिक को। और पार्लियामेंट क्योंकि प्रोटेस्टेंट है, तो पार्लियामेंट किसे प्रमोट करने की कोशिश करेगी? बताइएगा, यू नो द आंसर एवरीबॉडी। सर तो प्रोटेस्टेंट्स को। प्रोटेस्टेंट को, राइट एवरीबॉडी, क्यों मारफा बेटा? अब इस वजह से कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में
या पार्लियामेंट और किंग में हो जाते हैं जी कंफ्लिक्ट स्टार्ट। यू गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? इनमें जी कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपके पास पार्लियामेंट क्या करती है कि किंग को रिमूव कर देती है। अब वो कैसे रिमूव करती है वो हम सारा भी देखेंगे, ठीक है? अब जब किंग को इसमें रिमूव किया जाता है तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता कि किंग को पकड़ के कैदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और किंग को मार देते हैं, नहीं। किंग साहब ना अब खुद ही भाग जाते हैं डर के, ही रैन अवे। और स्टूडेंट्स जब किंग ही भाग गए तो फिर आपके पास एक ही पावर बचती है एंड दैट वाज पार्लियामेंट। और जब किंग ही भाग गए तो क्या इसमें ब्लडशेड हुआ? क्या लड़ाई हुई? क्योंकि ब्लडशेड तो लड़ाई में होता है ना। तो अगर किंग और पार्लियामेंट के आपस में लड़ाई होती, वॉर होती, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लडशेड होता। लेकिन जब किंग ही भाग गए तो क्या ब्लडशेड हुआ? एनीवन मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास नहीं ब्लडशेड? सर, फिर नहीं होगा। नहीं होगा फिर। नहीं हुआ। और साथ ही साथ आपके पास पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम हो गई। तो आपके पास यहां पर क्या होता है कि बिकॉज द किंग रैन अवे, इस वजह से इसे कहा जाता है द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, क्योंकि खून ही नहीं बहा। आपको मेरी बात होपफुली समझ आ गई है? गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? कोई सवाल तो नहीं है? वकार, नूर, नूर, मेहरुनिसा, मरियम, मारफा, जवेरिया, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब ये एक पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने यहां पर लिख दिया है और कोशिश कीजिएगा कि जब आप ब्रिटिश हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिखें ना कोई भी सवाल का, तो कोटेशंस लाजमी ऐड कर दें जरा, ये अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स आप यहाँ पर नहीं। ये आप सबके लिए एक डेमो मैंने इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया, पढ़ सकते हैं। बैकग्राउंड यही है जी स्टूडेंट्स, ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक पीसफुल ओवरथ्रो था जेम्स टू का, ठीक है? और किंग का नाम क्या था जी, जो कैथलिक किंग थे? कोई मुझे नाम बताएगा? एनीबडी? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैथलिक किंग? मार्फा बेटा क्या नाम था? जेम्स टू। जेम्स। हाँ ये जी जेम्स टू इनका नाम था, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है कि जेम्स टू को ये जी ओवरथ्रो कर दिया जाता है, सिंपल, ठीक है? और इट वाज ट्रिगर्ड बाय जेम्स टू अटेम्प्ट टू सेंट्रलाइज पावर। जेम्स टू जी पावर को सेंट्रलाइज करना चाह रहे थे, कैथोलिकिज्म को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, ठीक है? अब स्टूडेंट्स आपके पास पता है क्या होता है? आपने यहाँ पर एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? आप ब्रिटिश हिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे ना तो ब्रिटिश हिस्ट्री में आपको कुछ कंट्रीज के मैप आने चाहिए, ठीक है? और वो मैप आपके पास सबसे पहले तो ये यूनाइटेड किंगडम का है और साथ ही यूरोप का है, ये इन इसका मैप जरूर आना चाहिए स्टूडेंट्स। देखें, अब होता पता है क्या है कि ये आपके पास यूनाइटेड किंगडम है और इस यूनाइटेड किंगडम में रूल कर रहे थे कैथोलिक किंग, जिनका नाम क्या था मुझे बताइएगा फिर से स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैथोलिक किंग? जेम्स टू। जरा सारे मुझे बताएं, आई एम नॉट हियरिंग द वॉइसेस। किंग जेम्स जेम्स टू। टू। जेम्स टू। अच्छा, अब किंग जेम्स लेफ्ट टू टू की सर। जो, बिल्कुल, किंग जेम्स टू की जो बेटी थी ना, वो यहां पर रहती थी, ये देख रहे हैं, इस कंट्री का नाम है नेदरलैंड, ठीक है? और किंग जेम्स टू की डॉटर, बेटी, और उनके हस्बैंड यानी किंग जेम्स टू के दामाद या सन इन लॉ जिन्हें आप कहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये थे प्रोटेस्टेंट। यस, ये प्रोटेस्टेंट थे जी, ठीक है? अब क्या होता है कि जब किंग जेम्स टू भाग जाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स आपके पास किंग जेम्स टू की बेटी क्वीन मैरी, जिसका नाम था, ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्वीन मैरी, और विलियम ऑरेंज, ये आकर रूल करते हैं। ये तीन पर्सनालिटीज मैं आपको यहां तक बता रहा हूं, आपने जो याद रखना है, किंग जेम्स वन जो किंग थे, उनकी बेटी क्वीन मैरी जो इनका नाम था, और उनकी बेटी के हस्बैंड, उनकी डॉटर के हस्बैंड विलियम ऑरेंज, ठीक है? और आपने ये भी याद रखना है कि क्वीन मैरी और विलियम ऑरेंज ये प्रोटेस्टेंट्स थे, ठीक है? तो क्या होता है कि जब किंग जेम्स टू भाग जाते हैं तो आपके पास विलियम ऑरेंज और उनकी बेटी, विलियम ऑरेंज और उनकी वाइफ आते हैं और इंग्लैंड में ये रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? यहां तक ये सारा आपको की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में वो समझ आ गए हैं कि आपके पास विलियम ऑरेंज, ठीक है? विलियम ऑरेंज के बाद विलियम, किंग विलियम भी इनका नाम था, क्वीन मैरी ये, और आपके पास किंग जेम्स टू। कोई यहां तक सवाल तो नहीं है स्टूडेंट्स? मुझे बताइएगा यहां तक समझ आ रहा है? अब आते हैं जी कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन पर, जहां पर आपको समझ नहीं आता प्लीज मुझे मुझसे पूछ सकते हैं। कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन में सबसे पहले जी रिलीजियस टेंशन बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स से मैं आपको बता चुका हूं। किंग साहब थे जी आपके पास, वो कैथलिक थे और पार्लियामेंट जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी। किंग कैथलिक्स को प्रमोट करना चाहते थे, पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट्स को प्रमोट करना चाहती थी, दोनों में फड्डे होते हैं, दोनों में लड़ाइयां होती हैं, और इस लड़ाइयों की वजह से किंग पता क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स, किंग जो थे, किंग जेम्स टू जो थे, वो अपनी मर्जी से प्रोटेस्टेंट से उनकी प्रॉपर्टीज भी छीनना शुरू कर देते हैं।
और स्टूडेंट्स, आप सब ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा कि आप जब पाकिस्तान में रह रहे हैं तो स्टूडेंट्स, क्या आपके पास इतना राइट है कि आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं? मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा। कैपिटलिज्म आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जी। एनीवन बताइएगा, क्या आपके पास इतना राइट है? क्या आप बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, बिजनेस स्टार्ट कर यस सर। सकते हैं? Tell me, यस सर बिल्कुल। कर सकते ये आपका फंडामेंटल राइट है एवरीवन, ये आपका राइट है कि आप जितनी मर्जी आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ना इसी टाइम पर एक फिलोसफर होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, शायद अगर आपने पढ़ा है तो आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। पॉलिटिकल साइंस में एक फिलोसफर थे जी, जॉन लॉक। नाम सुना होगा। जॉन लॉक जब ये तमाम चीजों को देख रहे थे ना कि किंग साहब अपनी मर्जी से लोगों को कत्ल कर रहे हैं जो प्रोटेस्टेंट हैं, और अपनी मर्जी से उनकी प्रॉपर्टीज भी छीनते जा रहे हैं, तो जॉन लॉक एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था जी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। किसी ने पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ा हुआ है जी? एनीबडी मुझे बताइएगा। अब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ना जॉन लॉक कहते हैं कि कोई भी शख्स एक सोसाइटी का हिस्सा इसीलिए बनता है कि सोसाइटी उससे उसके राइट्स और बिलखसूसन प्रॉपर्टी का राइट ना छीन सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जॉन लॉक कहते हैं कि इंसान प्रॉपर्टी इस सोसाइटी का हिस्सा इसलिए बनता है कि उससे प्रॉपर्टी का राइट ना छीना जा सके। लेकिन यहां पर जब किंग लोगों से प्रॉपर्टी के राइट्स छीन रहे हैं, प्रॉपर्टी छीन के उन्हें कत्ल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड की ये जो सोसाइटी है ये डिग्रेड होती जा रही है, ये गिरती जा रही है, और अल्टीमेटली ये कन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाती जा रही है। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है एनीवन? ये पॉइंट आपको पहला वाला समझ आया, कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स की वजह से, प्रोटेस्टेंट से किंग साहब जो थे वो प्रॉपर्टीज छीनते जा रहे थे, वो राइट टू लाइफ छीनते जा रहे थे, तो लोग एक टाइम पर वो कार ट्रिगर हो जाते हैं, लोग कहते हैं जी बस जी हमारी बात हो गई है। और लोग क्या करते हैं कि किंग के खिलाफ बगावत कर देते हैं, और ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलती है। जवेरिया पुत्र समझ आ रही है? मार्फा, यू गेटिंग द पॉइंट? जल्दी जल्दी जरा मुझे बता दें Yes, स्टूडेंट्स, sir. आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? ऑलराइट। तो क्या आप बता सकते हैं, आप में से कोई ये कोटेशन पढ़ सकता है? ये जी जॉन लॉ की कोटेशन है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उनकी किताब है यहाँ से। कौन पढ़ेगा? जवेरिया बेटा, कैन यू रीड दिस स्टेटमेंट फॉर अस प्लीज? दिस वन बेटा। मार्फा, मरियम, फातिमा, महनूर, महानूर, Yes, एनीबडी? the reason why men enter into society is the preservation of their property. The great and chief end, therefore, of society is good of the people and for the protection of their religious liberties. हाँ, यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, द रीजन वाई मेन एंटर्ड इनटू द सोसाइटी इज द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। लेकिन क्या जब किंग यहां पर कत्ल कर रहे थे लोगों को और उनसे प्रॉपर्टी ले रही थी, तो क्या इंग्लैंड की सोसाइटी में ये प्रेजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा था? मुझे बताइएगा वकार, क्या प्रेजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही थी? नहीं। तो फिर अल्टीमेटली लोगों को रिबेल की तरफ ही पुश किया जा रहा था। तो दैट्स व्हाई इट इज द कॉज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं जी, द डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस, ये बड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स ने इससे पहले एक कानून पास किया, ठीक है, और वो कानून ये था कि कोई भी कैथोलिक जो है वो अच्छी जॉब या पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, यानी एक बिल पास किया गया था कि कोई भी कैथोलिक जो है ना, ठीक है, वो बिल गवर्नमेंट में पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड नहीं कर सकता। मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ स्टूडेंट्स। आप सब ने व्हेन यू स्टेप फुट इनटू सीएसएस, आप सब ने कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ा है, बट आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये नाम सुना होगा जो मैं बोलने वाला हूं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द नेम ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया? मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करता हूँ इसके बारे में सारा, बट लेट मी नो आपको इसके बारे में आइडिया है थोड़ा बहुत, या नाम सुना हुआ है? 1648 में हुई थी जी। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो कोई नहीं जी, मैं बताने के लिए हाजिर हूँ। कोई नहीं जवेरिया, लेट मी टेल यू। हाँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के पीछे का रीजन क्या था, मैं आपको ये रीजन बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है कि 608 में, साल याद रखें, ये अपने पास ना लिख लें, ये आईआर के लिए भी बड़ा जरूरी है जी। अगर आप में से किसी ने आईआर रखा है और पॉलिटिकल साइंस रखा है तो दोनों के लिए ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे इसे आज आप सारा का सारा होपफुली अंडरस्टैंड कर जाएंगे।
स्टूडेंट्स 608 1608 आई एम सॉरी 1608 1608 में ना एक सवाल पैदा होता है नूर बेटा, और वो सवाल था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में ऐड करना चाहिए या नहीं, यानी क्या रिलीजन शुड रिलीजन बी इनकलकेटेड इनटू द पॉलिटिक्स, शुड religion be inculcated into the politics? अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस पर ना दो आइडियाज, इसी सवाल की वजह से ना दो आइडियाज पैदा हो जाते हैं, कैथलिक्स का, प्रोटेस्टेंट्स का। प्रोटेस्टेंट कहते हैं नहीं जी, नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स एक बिल्कुल सेपरेट इशू है और रिलीजन एक सेपरेट इशू। कैथलिक्स कहते हैं नहीं, रिलीजन को और प्रोटेस्टेंट रिलीजन को पॉलिटिक्स में ऐड होना चाहिए। अब ये सवाल जो उठा था, ये उठा था 1608 में। अब इसी सवाल की वजह से आपके पास 1618 में वॉर स्टार्ट हो जाती है कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान में, ठीक है। और ये वॉर आपके पास चलती है 30 साल तक। और याद रखिएगा कि तारीख इस चीज की गवाह है एवरीबॉडी, कि हर वॉर, हर जंग के एंड पर एक ट्रीटी साइन होती है। अब स्टूडेंट्स, ये 1618 में जंग शुरू हुई और 1648 तक ये जंग चलती है। और 1648 में पता है कौन जीतता है? प्रोटेस्टेंट्स। और प्रोटेस्टेंट्स का क्या व्यू था कि क्या रिलीजन को पॉलिटिक्स में ऐड होना चाहिए, यस या नो? प्रोटेस्टेंट्स का क्या व्यू था, आपने मुझे बताना है जी। यस था या नो था? सर नो था। नो था। जवेरिया बेटा क्या था? वकार आप भी बताइए, मेहरुनिसा आप भी बताइए, मार्फा क्या ओपिनियन था? इनका ओपिनियन था नहीं होनी चाहिए। अब ये जीत गए और इस वजह से ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया में प्रोटेस्टेंट्स ने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया। और आज भी देखें यही फिलॉसफी आपके पास यूरोपियन यूनियन में और वेस्टर्न सारा का सारा जो गवर्नेंस का स्टाइल है उसमें यही फिलॉसफी फॉलो हो रही है, रिलीजन को नहीं इंकलकेट किया जाता पॉलिटिक्स में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ना प्रोटेस्टेंट्स को पता था कि कैथलिक्स का ये व्यू है कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में ऐड होना चाहिए। इस वजह से कैथलिक्स ने ना, प्रोटेस्टेंट्स ने ना पहले ही एक इन्होंने आइडिया, एक इन्होंने ट्रीटी करवा ली थी कैथलिक्स के साथ, ठीक है। एक इन्होंने पहले ही एक जो है डेक्लेरेशन प्रेजेंट कर दी थी कि कैथलिक कोई भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें पता था कि जैसे ही कैथलिक किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करेगा इसने अपने रिलीजन को प्रमोट करना शुरू हो जाना है। तो ये तो गलत है। पब्लिक ऑफिस, अब आप जब को कल को असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं या आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास तो डिफरेंट डाइवर्सिफाइड रिलीजियस कम्युनिटी से लोग आएंगे, तो उसमें आप रिलीजन को इंकलकेट नहीं कर सकते। एम आई करेक्ट? मेरी बात आपको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा, बिकॉज यू आर सर्विंग पीपल, यू आर सर्विंग योर स्टेट, ठीक है। तो सिनेरियो ये है कि प्रोटेस्टेंट्स को ना पता था कि कैथलिक्स को अगर हमने कोई जॉब दे दी या पब्लिक ऑफिस हायर कमांड का दे दिया तो इन्होंने अपने रिलीजन को प्रमोट करना है, इसलिए इन्होंने ना ये डिक्लेयर कर दिया कि कैथलिक कोई भी पब्लिक ऑफिस पर और हायर कमांड पर नहीं जाएगा। किंग आते हैं और किंग साहब आकर पता है क्या कहते हैं? किंग साहब यहां पर एक डेक्लेरेशन प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम था डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस। और इस डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस में ना, जो वो डेक्लेरेशन थी जिसने कहा कि कैथलिक कोई भी पावर को होल्ड नहीं करेगा, ये इन्होंने खत्म कर दी। और डेक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस में इन्होंने कहा कि अब जी हर कैथलिक जो है अब हायर कमांड तक जा सकता है। हर कैथलिक जो, क्योंकि कैथलिक्स को प्रमोट करना चाहते थे ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हर कैथलिक अब हायर कमांड तक जा सकता है, हर कैथलिक अब पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ना आपके पास पता है क्या होता है कि 7 बिशप्स उठते हैं। बिशप पता है किसे कहते हैं? जो चर्च में एक बहुत हाई अथॉरिटी का लीडर, रिलीजियस लीडर होता है ना, उसे कहा जाता है बिशप, यानी जिसके अंदर कोई 60-70 चर्चेज होते हैं, इतना बड़ा ये लीडर होता है बिशप जो होता है। तो स्टूडेंट्स 7 बिशप उठते हैं और ये 7 बिशप उठकर ना किंग की मुखालफत करते हैं। अच्छा, किंग साहब तो पहले ही एब्सोल्यूट पावर पर बिलीव करते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब किंग की मुखालफत की जाती है ना, तो किंग क्या करते हैं कि एक बिशप थे, आर्च बिशप कैंटरबरी, विलियम सैनक्रॉफ्ट इनका नाम था, ये इनकी इमेज है, इन्हें मरवा देते हैं। अब यहां पर देखें प्रोटेस्टेंट्स के एक टॉप के रिलीजियस लीडर को इसलिए मार दिया गया कि उसने सिर्फ किंग की मुखालफत की। तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेंट्स और ज्यादा इनके खिलाफ हो जाते हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड यहां पर लिखा हुआ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, चर्च ऑफ इंग्लैंड से मुराद है प्रोटेस्टेंट चर्च, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट चर्च के, चर्च ऑफ इंग्लैंड के एक टॉप के लीडर, 7 लीडर्स ने मुखालफत की, लेकिन उनमें से टॉप के लीडर को मार दिया गया, विलियम सैनक्रॉफ्ट को, किंग की तरफ से। लोग और खिलाफ हो जाते हैं और लोगों के अंदर एक आग
बढ़ना शुरू हो जाती है अगेंस्ट द किंग, जिसकी वजह से आगे जाकर ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है। सो ये दूसरा कॉज है जी आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन का। सबको मेरी बात समझ आ रही है? कोई सवाल तो नहीं है? एनीबॉडी लेट मी नो, मुझे बताइएगा। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट अब आपके पास चलता है जी द बर्थ ऑफ अ कैथोलिक हेयर। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट को ना एक चीज का बहुत सुकून था, और वो ये था कि जो आपके पास किंग जेम्स टू थे ना, किंग जेम्स टू की कोई औलाद नहीं थी, यानी उनका कोई बेटा नहीं था। तो स्टूडेंट्स, क्या पार्लियामेंट को था कि चले जी किंग जेम्स टू हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, इसके बाद किंग जेम्स टू ने मर जाना है, और जब उन्होंने मर जाना है तो चले फिर हमने पार्लियामेंट नहीं और प्रोटेस्टेंट नहीं संभालना है। तो वो कहते हैं चलो यार हमारा किंग है, जितनी देर रूल करना है कर ले, कुछ सालों बाद ये मर ही जाएगा। तो कैथलिक्स को, प्रोटेस्टेंट्स को इतना मसला नहीं था। लेकिन पता ही क्या होता है, किंग जेम्स का एक बेटा पैदा हो जाता है जिनका जिनका नाम था जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट। अब जब इनका ये बेटा पैदा होता है ना, एक्सक्यूज मी, अब इनका जब ये बेटा पैदा होता है, तो स्टूडेंट्स, जो पार्लियामेंट थी जो कि इस चीज को के लेके बड़ा चैन से बैठी हुई थी कि चलो जी किंग का तो कोई बेटा ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, किंग के बेटा पैदा होने की वजह से दे वर अलार्म, और उन्हें होता है कि अब बाप हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, उसके बाद बेटा भी हमारे ऊपर जुल्म करेगा। इस वजह से वो क्या करते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ट्रिगर कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि जल्दी जल्दी किंग को रिमूव किया जाए, ताकि अल्टीमेटली आपके पास इस तमाम ऑपरेशन को खत्म किया जाए। सो आप ये भी बता सकते हैं द बर्थ ऑफ अ कैथोलिक हेयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? अब यहां पर देखिए जी, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक किताब ही लिखी जाती है, उसका नाम था, और यहां पर जे आर जोन्स की किताब है। क्या जे आर जोन्स फरमाते हैं? प्लीज आप में से मैं चाहता हूं कि कोई पढ़े इसे, प्लीज पढ़िएगा। कोई भी पढ़ सकता है, अपना माइक अनम्यूट करके। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। The birth of a male here was seen as the turning point, for it seemed to signal the entrenchment of Catholicism in the monarchy, which could not be tolerated by the Protestant establishment. सिंपल The बात की glorious जाती है कैथोलिक, जब बर्थ ऑफ अ मेल हेयर, यानी जब एक बेटा पैदा हो जाता है किंग का, तो फिर अल्टीमेटली पार्लियामेंट वाज अलार्म कि मोनार्की किंग के बाद अब उसका बेटा रूल करेगा, और कैथोलिकिज्म तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली फिर उन्हें जरूरत महसूस होती है कि अब इस कैथोलिकिज्म को रिमूव कर दिया जाए। ऑलराइट जी, आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? देन स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कोई आप में से मुझे बता सकता है कि विलियम किंग जेम्स टू जो थे, उनकी बेटी का नाम क्या था? एनीवन कोई मुझे बताना चाहेगा? यू शुड हैव रिटन दिस प्लीज। क्वीन मैरी। Mary, क्वीन मैरी, ओके। और क्वीन मैरी के जो हस्बैंड थे उनका नाम क्या था? William विलियम Orange, ऑरेंज। विलियम ऑरेंज। और ये दोनों क्या थे, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट थे? बताइएगा। प्रोटेस्टेंट। Protestant. प्रोटेस्टेंट थे, बिल्कुल। अब यहां पर क्या होता है मानूर, नूर, कि बेटा आपके पास विलियम ऑरेंज जो थे ना, क्योंकि ये भी नेदरलैंड के किंग थे, और आप सबको आइडिया इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि पुराने जमाने के किंग्स अपने रिश्तेदारियों को नहीं थे देखते, उन्हें होता था कि हम अपने एम्पायर को ना एक्सपेंड करें, हम अपने एम्पायर को एक्सपेंड करें। और विलियम ऑरेंज भी यही चाहते थे, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट भी थे, ठीक है, और यहां पर प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स का मसला भी चल रहा था। तो विलियम ऑरेंज को ना नजर आ जाता है कि ये जो इंग्लैंड है ना, ये मेरे लिए एक बहुत ही बेहतर डेस्टिनी साबित हो सकती है, कि प्रोटेस्टेंट तो पहले किंग की कैथलिक के अगेंस्ट है, तो क्यों ना मैं भी प्रोटेस्टेंट होते हुए इन यहां पर इन तमाम प्रोटेस्टेंट्स की फंडिंग करूं, इन्हें पैसे वगैरह दूं, और इन्हें कहूं जी भाई साहब आप किंग के अगेंस्ट जाएं और मुझे बुलाएं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? सो विलियम ऑरेंज, क्योंकि ये एक स्टेट्समैन थे, और विलियम ऑरेंज एक किंग थे, ये अपनी स्टेट को एक्सपैंड करना चाहते थे, अपनी हदूद को बढ़ाना चाहते थे, और इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्टेंट्स जो कि इंग्लैंड में थे, इन प्रोटेस्टेंट्स को पुश करना शुरू किया, और वाकई ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि विलियम ऑरेंज भी प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, और इनकी सपोर्ट की वजह से प्रोटेस्टेंट्स को और जरा हलाशेरी मिली, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन ग्लोरियस रेवोल्यूशन। यू गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। यहां पर देखिए जी, द रिलीजियस अपील ऑफ विलियम्स इन्वेजन, यानी विलियम ऑरेंज यहां पर प्रोटेस्टेंट्स को कहते हैं कि देखिए जी, मैं आपके ईमान का रखवाला बनकर आऊंगा। यहां पर ये साफ ऐसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स को, कहते हैं कि आप मुझे बुलाएं, मैं आपके ईमान का, मैं आपके प्रोटेस्टेंट ईमान का रखवाला बनकर आऊंगा, और कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। लोग और ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि लोग रिलीजन के पीछे तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं,
लोग और ज्यादा जो है इससे इंप्रेस हो जाते हैं और अल्टीमेटली प्रोटेस्टेंटिज्म को प्रमोट करने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन ग्लोरियस रेवोल्यूशन। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? मेरी बात आपको समझ आ रही है? फिर Yes, आपके sir. पास पॉइंट होता है जी पॉलिटिक। अभी तक इजी लग रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? देखिए इसे एक कहानी की तरह समझे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? बेटा नहीं क्वीन एनी नहीं, क्वीन मैरी। क्वीन मैरी जवेरिया, क्वीन मैरी इनका नाम था। ठीक है? क्वीन एनी और थी, ये इनकी बहन थी बेसिकली। क्वीन मैरी की जो थी ना सिस्टर थी क्वीन एनी। और क्वीन मैरी तो बहुत जल्दी डेथ हो गई थी दरअसल। विलियम ऑरेंज ना, विलियम ऑरेंज और क्वीन मैरी जब आते हैं ना 1688 में यहाँ पर, तो इनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। ठीक है? ये प्रॉपरली रूल नहीं कर पाते। फिर आपके पास 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट दिया जाता है, वो हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है? अच्छा, अब आपके पास कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन में नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एब्सोल्यूटिज्म। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एब्सोल्यूटिज्म से मुराद होता है कि स्टूडेंट्स, आप जब अपने आप को एब्सोल्यूट कंसीडर करते हैं, और सुन, जब आप अपने आप को एब्सोल्यूट कंसीडर करते हैं तो आप कोई भी ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, यही इशू यहां पर होता था कि आपके पास जो किंग जेम्स टू थे वो एब्सोल्यूटिज्म को इनकरेज करते थे कि कोई भी अपोजिशन उनकी नहीं था कर सकता। कोई भी अपोजिशन करता था तो उसे मरवा दिया जाता था। जैसे विलियम सैनक्रॉफ्ट को, बिशप को नूर बेटा मरवाया गया। मतलब अब यहां पर क्या होता है कि दरअसल आपके पास जो किंग जेम्स थे वो पॉलिटिकल और रिलीजियस एब्सोल्यूटिज्म एस्टैब्लिश कर रहे थे कि कोई भी पॉलिटिकली या रिलीजियसली उनके खिलाफ नहीं था जा सकता। और इस पॉलिसी ने प्रोटेस्टेंट्स के अंदर, दरअसल ये जो पॉलिसी किंग लेकर आए थे वो इस वजह से लेकर आए थे कि प्रोटेस्टेंट्स को ना ऑप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स को दबाने की बजाय ये प्रोटेस्टेंट्स में एक पॉइंट को, एक आइडिया को पैदा कर देते हैं कि हमने इस किंग के अगेंस्ट जाना ही जाना है, क्योंकि अगर हम ना गए तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन आवर डिस्ट्रक्शन। तो अल्टीमेटली ये भी एक कॉज है जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन का। सो ये आपके पास 4-5 कॉजेज हैं जो मैंने इस तरीके से इन्फोग्राफिक्स में लिख दी हैं, ये आप यहां पर बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट आपके पास आता है जी कॉजेज ऑफ, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास पुराने जमाने में क्योंकि आपके पास एयरप्लेन तो नहीं थे, तो स्टूडेंट्स एक कंट्री दूसरी कंट्रीज में जब ट्रैवल करना होता था, क्योंकि एयरप्लेन्स नहीं थे, ट्रैवल करना होता था, यहाँ जब आपके पास ट्रेडिंग करनी होती थी तो कैसे करते थे? कोई बताएगा मुझे? एयरप्लेन नहीं था, वो कहा बस नो एयरप्लेन, तो कैसे करते थे जी? जी नूर, कैसे किया जाता था? मार्फा, कोई आइडिया नहीं है कि आपका तो भी? शिपिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। शिप्स के थ्रू, बिल्कुल सही नूर ने फरमाया। शिप्स के थ्रू किया जाता था ना, बहरी जहाज जिसे आप कहते हैं, राइट? अच्छा स्टूडेंट्स, अब इंग्लैंड में ना एक टैक्स होता था जिसका नाम था शिप मनी टैक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो शिप मनी टैक्स था ना, ये पता है क्यों होता था? कि बहरी जहाज ट्रेड करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो शिप मनी टैक्स लोगों से लिया जाता था। हर महीने या हर साल नहीं, 1-2 साल में लिया जाता था लोगों से, ताकि अल्टीमेटली वो जो शिप्स हैं, वो जो बहरी जहाज हैं, उनकी मरम्मत की जा सके, यानी उन्हें रेनोवेट किए, उन्हें बेहतर बनाया जा सके। समझ आ रही है? कोई मसला नहीं जी, क्योंकि जब लोग टैक्स देंगे शिप्स को और बेहतर किया जाएगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी और बेहतर होगी। ठीक है जी, ये बेहतरीन है। बट मसला यहाँ पर पता है क्या होता है? अ पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट्स। किंग जेम्स टू क्या करते हैं, ये शिप मनी टैक्स को सबसे पहले तो रेगुलर कर देते हैं कि हर साल आपने देना है। और रेगुलर करने के साथ साथ शिप मनी टैक्स जो पहले शिप्स की रेनोवेशन पर जाता था, अब ये टैक्स तो लोगों से लिया जा रहा था, लेकिन ये फंड्स जो हैं ये शिप्स की रेनोवेशन पर नहीं थे जा रहे। ये किंग साहब अपने शाही खर्चे पूरे करने के लिए ले रहे थे। स्टूडेंट्स, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब लोग इस टैक्स को पे करना शुरू होते हैं तो स्टूडेंट्स, लोगों के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है। अब सिर्फ इकोनॉमिक बर्डन की बात नहीं होती, बल्कि आपके पास अगर तो ये सारा का सारा फंड जाता शिप्स की रेनोवेशन पर, तो चले लोगों को मसला नहीं था होना, क्योंकि इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द डे बेहतर ही होती, उनकी कंडीशंस बेहतर ही होती। बट वो पैसा जो कि लोगों से कंटिन्यूसली लिया जा रहा था, वो शिप्स की मरम्मत के रेनोवेशन के लिए जा भी नहीं था रहा। तो शिप्स की जब रेनोवेशन नहीं थी हो रही तो ट्रेड भी कम होती चली गई, और लोग तो पहले ही गरीब हो रहे थे, क्योंकि शिप मनी टैक्स जो था वो लोग कंटिन्यूसली पे कर रहे थे। और उसके बाद ये जो पैसा जनरेट हो रहा था, ना ये शिप्स पर जा रहा था ना ये लोगों पर लग रहा था, बल्कि ये जा रहा था किंग की जेब में। तो लोग कहते हैं कि ये तो किंग बड़ा गलत किंग है।
ये तो सिर्फ अपने पैसे पूरे कर रहा है, ये तो सिर्फ अपने शाही खर्चों को देख रहा है। और इसकी वजह से पहले ही सोसाइटी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक में तो डिवाइडेड थी, लेकिन सोसाइटी में एक और डिवीजन आ जाती है, और वो थी पुअर वर्सेस रिच की डिवीजन। और डिवीजन हो भले ये वाली पॉइंट समझेगा, डिवीजन आपके पास स्टूडेंट्स भले हो प्रोटेस्टेंट्स की, प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथोलिक्स की, या डिवीजन हो पुअर वर्सेस रिच की, कन्फ्लिक्ट्स हमेशा आते हैं, है कि नहीं? मेरी बात आपको समझ आ रही है? मैं बड़ा डिटेल पॉइंट्स पर जाकर आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास लोग किंग के अगेंस्ट जाना शुरू हो जाते हैं। शिप मनी टैक्स नेवल डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होता था, किंग जेम्स टू ने इसे अपोज किया और अपने रॉयल खर्चों के लिए इस्तेमाल किया, लोगों ने अपोज किया, अल्टीमेटली एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गई जिससे। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। होपफुली आप सबको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। यू गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? ठीक है, गुड वन। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं जी, मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। स्टूडेंट्स, अब मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में आपके पास पता है क्या होता है? स्टूडेंट्स, कोई मुझे आप में से बता सकता है कि हाउ मेनी ईस्ट इंडिया कंपनीज वर देयर? एनीवन? कोई मुझे बताना चाहेगा कि कितनी थी जी ईस्ट इंडिया कंपनीज आप सबके पास? कोई तुक्का मारे। एक, दो, तीन, सर एक थी, या जितनी भी थी, नूर कह रही है 14, 20? नहीं नहीं मरियम, 20 नहीं, करीबन 16-17 थी आपके पास। ठीक है, मार्फा बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनीज आपके पास कितनी थी बताइएगा? ईस्ट इंडिया कंपनीज आपके पास 16-17 थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी किसे कहा जाता था मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है ईस्ट इंडिया, यानी इंडिया के ईस्ट में जाने वाली कंपनी। अब इंडिया के ईस्ट में पता है क्या है आपको? पता है? मैं बता देता हूं, इंडोनेशिया। ठीक है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट ईस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट करके है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पता है ये क्या होता था? इंडोनेशिया मलेशिया से ये खरीदती थी ईस्ट इंडिया कंपनी मसाले और दूसरी तीसरी चीजें, और मसालों को खरीद के ये पूरी दुनिया में बेचते थे। ये इंडिया में नहीं थे अभी गए, इंडिया में नहीं थे गए, लेकिन इंडिया के ईस्ट में गए थे। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी, अब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी, इटली की अलग थी, स्पेन की अलग थी, बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई थी। देखो देखिए, अमी साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली थी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही है? स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी ना किंग साहब क्योंकि कैथोलिक थे, तो फिर किसे बिठाएंगे? तो मुझे बता सकता है? बताइएगा, मैं आपको सर बताता हूँ। कैथोलिक्स को ही। आप कैथोलिक्स को बिठा देते हैं। और कैथोलिक्स को बिठाना चले एक बड़ा मसला नहीं था। मसला पता है क्या था? ये उन कैथोलिक्स को बिठाते हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, अब पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल अगर बैठना या एक लीडरशिप में जाना मरियम फातिमा को चाहिए था, ठीक है, लेकिन बिठा किसी और बंदे को उन्होंने दिया जो कॉम्पिटेंट ही नहीं था, मरियम बस कैथोलिक था जी। तो ये तो मसला था ना। अल्टीमेटली ये जो नॉन कॉम्पिटेंट अशखास थे, इनसे ना ये कंपनी मैनेज नहीं होती, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और अल्टीमेटली इस कंपटीशन में जब ये प्रॉपर्ली कंपनी को मैनेज नहीं कर पाते, इकोनॉमिक इनसफिशिएंसीज और इनएफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं, मसले हो गए। और जो मर्चेंट्स आपके पास थे, उन मर्चेंट्स को प्रॉपर्ली बेनिफिट नहीं दिया जाता। ठीक है, उन्हें प्रॉपर्ली फायदा नहीं दिया जाता, और जब उन्हें उस तरीके से बेनिफिट नहीं होता, तो ये मर्चेंट्स भी किसके खिलाफ जाएंगे बताइएगा? क्योंकि ये सारा शुरू तो कैथोलिक किंग की वजह से हुआ था। तो कैथोलिक किंग, किंग जेम्स टू के अगेंस्ट। तो देखिए, ना सिर्फ लोग अब मुखालफत किंग की करना शुरू हो गए, बल्कि इकोनॉमिक तबका भी किंग के अगेंस्ट हो गया। होपफुली आपको समझ आ रही होगी, राइट? ठीक है, ये जी क्रिस्टोफर हिल अपनी किताब द सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशन में भी कुछ ऐसा ही लिखते हैं, पढ़ लीजिएगा, कि टैक्सेशन बहुत ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगा दिए गए। ठीक है, किंग ने अपने खर्चे पूरे करने थे, कैथोलिक इंडिविजुअल्स को बिठा दिए, ये सारी चीजें। ठीक है, देन किंग साहब ने जी अपनी रॉयल स्पेंडिंग्स को बढ़ा दिए, ये भी आपको मैं बता ही चुका हूँ। खैर ठीक है, किंग ने क्या किया? अब स्टूडेंट्स, किंग के अगेंस्ट कौन कौन जा रहे थे, मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। आर्मी भी किंग के अगेंस्ट हो चुकी थी, सिटीजन भी किंग के अगेंस्ट हो चुके थे, और इकोनॉमिक तबका यानी मर्चेंट्स भी किंग के अगेंस्ट हो चुके थे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन तमाम लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए किंग को एक छोटी आर्मी, प्रोटेक्शन के लिए किंग को एक छोटी आर्मी की जरूरत होगी या बड़ी आर्मी की? बताइए, अब आपको इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए। जस्ट कनेक्ट द डॉट्स एवरीबॉडी। जी मरियम? हाँ, बड़ी आर्मी की, वेरी गुड। नूर कह रही है बड़ी आर्मी की सर, दुरुस्त है। वकार मुझे बताइएगा, नूर लेट मी नो, मेहरुनिसा, मरियम फातिमा, जवेरिया बेटा, बड़ी आर्मी की ना? अब बड़ी आर्मी पैसे भी ज्यादा डिमांड करेगी, ऐसा ही है ना? समझिएगा कि दस Yes, लाख sir. लोग, पैसे भी बड़े लगाने हैं।
अब जब बड़ी आर्मी किंग ने अपनी मेंटेन करना शुरू हुआ, तो मसला यहाँ पर क्या होता है कि उसके पास यानी किंग को ज्यादा पैसे यहाँ पर इन पर इन्वेस्ट करने पड़ते थे। अच्छा, अब किंग को ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे भला? आप सबको पता है, जो किंग टैक्स लगा रहे थे, किंग ने और टैक्स, अब ज्यादा पैसे लगा रहे थे तो किंग ने और टैक्स इंपोज कर दिए। अब बिकॉज किंग ने और टैक्स इंपोज कर दिए, तो अल्टीमेटली गुर्बत आपकी सोसाइटी में देखने को मिलती है। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? लोग कहते हैं जी बाजी ये किंग तो कोई अच्छा किंग नहीं है, ऐसे किंग को रिमूव करो जी। सो ये मसला भी यहाँ पर हो जाता है। आप सबको मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है? होपफुली। लेट मी नो स्टूडेंट्स। सिंपल है ना, इतना मुश्किल तो नहीं है ना? ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे, यू विल गेट द इंटायर आइडिया। ठीक है, ब्रिटिश हिस्ट्री आपको इसलिए मैं कहता हूँ बड़ा सिंपल है। और बड़ी मजे की बात है, इस साल भी हमारे पास कम बच्चे जा रहे हैं ब्रिटिश हिस्ट्री में, जो मेरा अभी तक ख्याल है। ठीक है, 100-150 बच्चा जाएगा या 300 बच्चा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, है हद से 500 जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस दफा भी आपके अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। देन आपके पास मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस, ये मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन एंड डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ पावर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मसला पता है क्या होता है कि आपके पास ब्रिटेन और फ्रांस की आपस में लगती तो थी, लेकिन 1688 में इस तरीके का कोई सिनेरियो नहीं था। 1688 में पता है आपके पास क्या था? 1688 में जो फ्रांस के किंग थे उनका नाम था किंग लुइस। ठीक है, और जो ब्रिटेन के किंग थे उनका नाम था किंग जेम्स। अच्छा, अब किंग जेम्स एंड किंग लुइस 14, ये दोनों, ये ब्रिटेन के हैं, ये फ्रांस के हैं, एंड ये दोनों हैं कैथोलिक्स। अच्छा, अब इनमें अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी बताइएगा? क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? व्हाट डू यू से? आप सबका क्या कहना सर अच्छी बनेगी। सपोर्ट करेंगे। है? बिल्कुल, ये तो एक दूसरे के लिए मरने जीने के लिए तैयार थे। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी अच्छी दोस्ती थी। और ये दोनों ही सुपर पावर्स थे उस टाइम पर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ब्रिटेन भी, अब यहां पर आपको मैप बनाना पड़ेगा। फ्रांस भी सुपर पावर है, ब्रिटेन भी सुपर पावर है। अब इन दोनों का जब यूनियन होगा, तो स्टूडेंट्स ये तो पूरे यूरोप में बदमाशी करेंगे, है कि नहीं? ये क्या करेंगे कि तमाम छोटे छोटे नेशंस को, जर्मनी छोटा नेशन है लेकिन कमजोर था उस टाइम पर, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ये तमाम के साथ बदमाशी करते हैं। और इसे कहा जाता है, ठीक है, यानी इसकी वजह से आपके पास दो पावरफुल नेशंस एक तरफ, बाकी छोटे छोटे एक तरफ। अल्टीमेटली आपके पास यूरोप में जो बीओपी है, यानी बैलेंस ऑफ पावर है, ये हो जाती है जी डिस्टर्ब। एंड बिकॉज ये डिस्टर्ब हो जाती है, तो सारे दूसरे जो छोटे छोटे अब नेशन है ना, वो एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए कि ब्रिटेन और फ्रांस की इस जोड़ी को तोड़ा जा सके, ताकि अल्टीमेटली हमें भी चैन की सांस आए। छोटे तमाम नेशंस के डिसाइड करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्रिटेन में किंग को रिमूव करना ये सिर्फ लोगों का एक गोल नहीं था, ये पार्लियामेंट का रूल नहीं था, बल्कि ये दूसरी कंट्रीज भी चाहती थी कि यहां से किंग को रिमूव किया जाए, ताकि अल्टीमेटली ना कैथोलिक किंग होगा, ना कैथोलिक लुइस के साथ, यानी वही कैथोलिक किंग जब रिमूव हो गया और आपके पास प्रोटेस्टेंट किंग आ गया, तो लुइस के साथ इसकी बनना बंद हो जाएगी। और वाकई ऐसा हुआ। तो इसकी वजह से एक इनका जो यूनियन है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और इनके यूनियन डिस्टर्ब होने की वजह से जो यूरोप है, वहां पर भी जो छोटे छोटे नेशंस है उन्हें भी जरा चैन की सांस आएगी, क्योंकि इनकी बदमाशी कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। इसी सिनारियो में आपके पास स्वीडन, रोमन एम्पायर, डच रिपब्लिक यानी नेदरलैंड, डच रिपब्लिक का पुराना नाम जी नेदरलैंड, ठीक है, ये विलियम ऑरेंज और क्वीन मैरी, ठीक है, और स्पेन, ये एक लीग बनाते हैं जिसका नाम था जी लीग ऑफ ऑक्सबर्ग। एंड इस लीग ऑफ ऑक्सबर्ग का मकसद ये था कि ब्रिटेन को डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि फ्रांस में तो ऐसा कोई कैथलिक प्रोटेस्टेंट वाला मसला था ही नहीं ना। ये यहां पर लीग ऑफ ऑक्सबर्ग एनालाइज करती है कि आखिर मसला किधर आ रहा है। फ्रांस में या ब्रिटेन में कोई भी मसला, उन्हें होता है कि छोटे से छोटा भी कोई मसला मिले, हम उस मसले को बड़ा बना लेंगे। और अल्टीमेटली ब्रिटेन में तो छोटा मसला था ही नहीं। ब्रिटेन में मर्चेंट्स, ब्रिटेन में आर्मी ऑफिशियल्स, ब्रिटेन में हायर कमांड, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, ब्रिटेन में सारे के सारे जो सिटीजन हैं, ये तमाम किंग के अगेंस्ट होते हैं। और इन्हें जो लीग ऑफ ऑक्सबर्ग थी, इन्हें एक लूप होल मिल जाता है।
इसी वजह से आपको याद है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि यही डच रिपब्लिक से विलियम ऑरेंज कहते हैं ब्रिटेन के लोगों को कि आप मुझे बुलाइए, मैं आपके फेथ का रखवाला बनकर आऊंगा। क्योंकि वो चाह रहे थे कि ब्रिटेन को डिस्टेबलाइज किया जाए ताकि छोटे नेशन जो हैं वो चैन की सांस ले सकें। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये इंटरनेशनल रिलेशन से डील करता है। लेट मी नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पिनकस ये राइटर है, ये किताब लिखे हैं द फर्स्ट रेवोल्यूशन में, कहते हैं जी द डच एंड अदर यूरोपियन पावर्स नीडेड अ स्टेबल एंड प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड, ठीक है, ताकि ये फ्रांस के अगेंस्ट जा सके। तो यही वो काम ये करते हैं। फिर वीक वीक मिलिट्री, स्टूडेंट्स वीक मिलिट्री में भी यही होता है कि किंग साहब जो थे वो क्या करते हैं कि कैथलिक्स को हायर कमांड दे देते हैं, ठीक है, मिलिट्री की। जो पहले कैथलिक एक चौकीदार था उसे मेजर बना देते हैं और मेजर को चौकीदार बना देते हैं। तो मिलिट्री की तो हायर कमांड सारी कहती है कि ये तो गलत है, मिलिट्री की हायर कमांड भी किंग जेम्स टू के अगेंस्ट चली जाती है। तो ये भी आप बता सकते हैं। देन आपके पास ही विलियम ऑफ ऑरेंज पर्सनल एम्बिशन, मैं आपको बता चुका हूँ, जो विलियम ऑरेंज दरअसल खुद भी एक किंग थे और ये चाहते थे कि फ्रांस को खत्म किया जाए, फ्रांस को कमजोर किया जाए, और इसकी वजह से ये चाहते थे कि ब्रिटेन पर इनका कब्जा हो। और इस वजह से ये ब्रिटिश लोगों को पैसे भी भिजवाते रहे, लेटर्स भी भिजवाते रहे, और ये ब्रिटिशर्स को जाकर कहते थे कि आप मुझे बुलाओ, मैं आपके ईमान का रखवाला बनकर रहूंगा। तो ये जी कुछ आपके पास कॉजेस थे जो मैंने आप सबको समझाने की कोशिश की है। आप सबको समझ आ रहे हैं यहां तक? जवेरिया बेटा, यू गेटिंग द पॉइंट? जवेरिया, नवाज, मारफा, मारिया, मरियम, मेहरुन्निसा, नूर एंड वकार, यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? अच्छा Yes, स्टूडेंट्स, sir. अब जैसे हमारे पास पाकिस्तान में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं, एक है जी पीपल्स पार्टी, एक है जी पीएमएलएन। पीटीआई तो खैर वो एक अलग ही इशू है, आपको पता ही है, विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। इंग्लैंड में भी ना उस टाइम पर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती थी, एक थी जी टोरीज और एक थी जी विग्स। इनमें भी आपस में बड़े क्लैशेस होते थे। लेकिन जब ये इतना सारा कंडीशन देखते हैं कि देखें जी, किंग तो हमारी स्टेट को, सोसाइटी को तबाह बर्बाद करने में लगा हुआ है, किंग जेम्स टू। तो टोरीज और विग्स क्या करते हैं कि अपने डिफरेंसेस को साइड पर रखते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं, ये अलायंस बना लेते हैं। और अलायंस बनाने के बाद ये क्या करते हैं कि विलियम ऑरेंज एंड क्वीन मैरी को इनवाइट करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, जब विलियम ऑरेंज एंड क्वीन मैरी को इनवाइट किया जाता है तो ये आते भी हैं, और ये उस टाइम पर ब्रिटेन में अपने 15,000 फौजियों के साथ आते हैं। नवंबर 1688 में, सर्दी का मौसम था, 1688 का टाइम था। अल्टीमेटली 15,000 की फौज देखकर किंग जेम्स टू डर जाते हैं और किंग जेम्स टू इनसे लड़े बगैर ही भाग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चला जब मैंने कहा था कि किंग भाग गए थे, वो क्यों भागे थे? लेट मी नो, आपको यहां तक समझ आ रहा है कि दरअसल विलियम ऑरेंज, उनकी बेटी और उनका दामाद जो थे, वो बेसिकली 15,000 की बड़ी आर्मी के साथ उस टाइम पर ब्रिटेन पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थे। लेकिन किंग के पास इतनी बड़ी आर्मी थी नहीं, ठीक है, किंग के पास 5-6 हजार की आर्मी थी। तो अल्टीमेटली किंग क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। अच्छा, जब जब किंग ही भाग गए तो कैथलिक्स के कोई फेवर करने वाला एक टॉप लीडरशिप में बचता नहीं है, और अल्टीमेटली प्रोटेस्टेंट्स और पार्लियामेंट्स अपनी एक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है? बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो, यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है जी? ऑलराइट जी। तो स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा जी सिनेरियो होता है, होपफुली समझ आ रहा होगा। अब जब किंग साहब ही भाग गए, ब्लड शेड नहीं हुआ, और आपके पास अल्टीमेटली ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो जाता है, बात खत्म नहीं होती यहाँ पर। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स दिया जाता है, और बिल ऑफ राइट्स में ये साफ चीज बताई जाती है कि अब आपके पास पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, किंग सुप्रीम नहीं होगा, पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, और पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर कोई भी टैक्स की पॉलिसी या कोई भी कानून नहीं, किंग भी कोई कानून नहीं बना सकता। सो आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम, यहां पर पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी को इंश्योर किया जाता है। फिर आपके पास होता है इट असर्टेड दैट मोनार्की कुड नॉट लिवाई टैक्सेस एंड सस्पेंड हो। फिर साथ ही साथ यहां पर बताया जाता है कि जो किंग है वो अपनी मर्जी से ना तो टैक्स लगा सकते हैं, ना कानून वगैरह बना सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट पुट अप किया जाता है वो ये किया जाता है कि सिटीजंस वर ग्रांटेड द राइट टू पिटिशन टू किंग, कि सिटीजन जो है वो किंग को मिल सकते हैं, और अगर किंग के साथ वो किंग को, यानी कोई भी किंग की बात के साथ या पॉलिसी के साथ अग्री नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, वो डायरेक्टली किंग को बता सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हर सिटीजन के पास इतना राइट है।
मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे, यहां तक कोई मसला तो नहीं आ रहा। फिर स्टूडेंट साथ ही साथ यहां पर होता है जो चौथा पॉइंट पुटअप किया जाता है बिल ऑफ राइट्स का, वो ये होता है कि जितने भी आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास फ्रीडम है कि वो फ्री स्पीच कर सकें, डिबेट्स के दौरान में वो किंग को क्रिटिसाइज कर सकें, एक दूसरे को वो क्रिटिसाइज कर सकें, उनके पास टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। तो ये बात की जाती है। फिर साथ ही साथ आपके पास पांचवा पॉइंट पुटअप किया जाता है कि ये जो बिल ऑफ राइट्स था, ये हाईलाइट करता है कि किसी को भी क्रूल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नहीं तो आपको पता है पुराने जमाने में किस तरीके की पनिशमेंट्स होती थी, बंदों को काट दिया जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ बिल मेड इट इलीगल फॉर द मोनार्क टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी, और मोनार्क जो किंग है वो अपनी आर्मी भी नहीं मेंटेन कर सकता, आर्मी स्टेट की होगी, ना कि किंग की अपनी आर्मी होगी। देखिए आज भी किंग जो है या क्वीन जो है वो अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर पाते इंग्लैंड में। ऐसा ही है ना, मुझे बताइएगा, या ऐसा होता है कि वो जब चल रहे होते हैं तो उनके पीछे आर्मी होती है, या उनकी कोई अलग आर्मी है? ऐसा तो नहीं ना होता जवेरिया बेटा, क्यों मारफा बेटा? ऐसा ही है। तो मेहरून ऐसा द पॉइंट इज दिस कि आपके पास किंग के पास अपनी आर्मी नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल दरअसल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, तो इसलिए इसका नाम ही रखा गया बिल ऑफ राइट्स, यानी एक ऐसा बिल जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? कोई सवाल तो नहीं है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट पर चलें। देन आपके पास एक और चेंज यहां पर पुटअप किया जाता है जिसका नाम था जी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट यहां पर पुटअप किया जाता है ना, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पुट किया जाता है वो ये कि कैथलिक्स कभी भी थ्रोन पर नहीं आएंगे, कैथलिक्स किंग नहीं बनेगा कभी भी, ये पुटअप किया जाता है। और यहां पर डिसाइड किया जाता है, ये बहुत जरूरी है, द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, डिसाइड किया जाता है कि आपके पास पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है वकार कि आपके पास जो थ्रोन होगा वो सबसे पहले होगा क्वीन एनी के पास। एन नहीं कहना, क्वीन एनी है वो। और क्वीन एनी की डेथ के बाद ये थ्रोन जाएगा क्वीन सोफिया के पास। मेरा पॉइंट समझिएगा स्टूडेंट्स, ये जो सक्सेशन है ये किसने डिसाइड की? मुझे कोई बताएगा? एनीबडी? नूर, ये किसने डिसाइड की? बता दें जल्दी जल्दी, सामने अब तो मैंने लिख भी दिया है स्टूडेंट्स। पार्लियामेंट ने। क्यों वकार? पार्लियामेंट ने। वेरी गुड जवेरिया, आप बिल्कुल सही फरमा रही है, पार्लियामेंट में। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दरअसल पार्लियामेंट के पास, अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी जब पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि कौन क्वीन बनेगा और फिर किसके पास ताज जाएगा उनकी डेथ के बाद, तो देखें यहां पर भी सुप्रेमेसी पार्लियामेंट की जाहिर हो रही है या मोनार्की की जाहिर हो रही है? बताइएगा। पार्लियामेंट पार्लियामेंट। ना, ऐसा ही है। तो इसे कहा जाता है लाइन ऑफ सक्सेशन। फिर तारीख ने इनके साथ बड़ा खेला जी, वो जब हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि लाइन ऑफ सक्सेशन भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशरी जी आजाद होगी, ये भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट में डिसाइड किया जाता है। और डिसाइड किया जाता है कि सारी की सारी पार्लियामेंट का कंट्रोल कंट्री के ऊपर होगा, टैक्स पॉलिसीज के ऊपर और इन तमाम चीजों के ऊपर, ना कि किंग का। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर पुट अप किए जाते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? देखिए ये वही है जी सिग्निफिकेंस। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश की कि पार्लियामेंट लॉज वगैरह बना सकती है, ठीक है। डिमिनिशमेंट ऑफ द पावर ऑफ मोनार्क, मोनार्क की पावर को ऑलमोस्ट लिमिट कर दी, ये नहीं कहना कि खत्म कर दिया, आपने कहना लिमिट कर दिया, क्योंकि पावर अभी भी है लेकिन लिमिटेड है, ठीक है। फिर आपके पास है जी कि रिलीजियस सिक्योरिंग प्रोटेस्टेंट रूल, प्रोटेस्टेंट्स को डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर रूल वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। देन जी इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को पावर दे दी जाती है कि पार्लियामेंट एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के तौर पर फंक्शन करेगा, ये यहाँ पर पॉइंट पुट अप किया जाता है, ठीक है। इसकी जो एक सिग्निफिकेंस है। फिर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी स्टैब्लिश कर दी जाती है जब डिसाइड किया जाता है कि क्वीन एनी के बाद क्वीन सोफिया किंग क्वीन बनेगी, तो ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी तो स्टैब्लिश की जा रही है कि सॉवरेन जी पार्लियामेंट है, ठीक है। तो ये बता सकते हैं आप। फिर प्रोटेस्टेंट्स के सक्सेशन के प्रोटेस्टेंट ही किंग बनेंगे, ये डिसाइड किया जाता है। और पॉलिटिकल सिस्टम को और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। सो ये सारे के सारे जी कुछ पॉइंट्स हैं। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है? कोई सवाल तो नहीं? एनीबडी? दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे जी, आज के लिए इतना इनफ है। अगर आप सबको समझ आ रहा है तो आप मुझसे एक दफा यस सर लिख सकते हैं, सो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि आप सबको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, and then I can peacefully end the class. क्लियर है? ओके।
आपकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो थोड़ी देर तक अपलोड होंगी, बिकॉज मेरी जो है पूरा दिन में क्लासेस होती हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी रिकॉर्डिंग जरा अपलोड कर दें। वेबसाइट पर अगर आपको मेरे लेक्चर का एक्सेस मिल गया है तो स्टूडेंट्स उसमें आपके पास नोट्स अपलोडेड हैं, नोट्स आप देख लीजिएगा, ठीक है, वेबसाइट पर टीबीआई की। और साथ ही साथ मेरा जो उधर नोट्स हैं वो भी अपलोडेड है। लेक्चर ये वाला रात तक अपलोड होगा, तो आप उसे एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है, टीबीआई की, द ब्यूरो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो वो आप एक दफा देख लीजिएगा। ऑलराइट जी, कोई सवाल यहाँ तक अगर आपका है? अच्छा, ये सबसे लंबा टॉपिक है आज हमने जो 1 घंटे में पढ़ा है। अब इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो आधे आधे घंटे के हैं, तो मंडे से हम कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक्स को पढ़ा करें, ठीक है, ताकि हमें अच्छे तरीके से चीजों के बारे में एक आइडिया हो जाए। कुछ तो 15-15 मिनट में टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, मैं रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। तो विल सी थ्रू दैट एज वेल। ऑलराइट जी, अल्लाह हाफिज, देन आई एम एंडिंग द क्लास। आप सबके साथ मंडे को 2 बजे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज जी।